हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बच्चों आप पढ़ने जा रहे हैं भौतिक जगत चैप्टर जो क्लास 11th में है। इसमें आप पढ़ेंगे कि फिजिक्स में क्या स्कोप है, क्या उसका कार्य क्षेत्र है, उसका क्या सिलेबस होने वाला है, या आप 2 सालों में क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसके बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे इसी तरह के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो लास्ट में पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए प्रमोशन से हटके थोड़ा सा टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है भौतिक जगत, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहली हेडिंग आती है विज्ञान। साइंस क्या है? जैसा कि आपको मालूम है या क्लास 6 से लेकर आप पढ़ रहे हैं कि मानव द्वारा अर्जित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसको कहते हैं? मानव द्वारा अर्जित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है तो फिर ज्ञान क्या है? इसलिए बच्चा बात कर लेते हैं कि विज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या है। विज्ञान और ज्ञान में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है? ठीक है, ज्ञान क्या है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी। ज्ञान क्या है? फीलिंग्स ऑफ रियलिटी। यानी कि विज्ञान सत्य की खोज है। सत्य की खोज क्या है? विज्ञान। और सत्य का अनुभव होना क्या है? ज्ञान। ठीक है बच्चों, ज्ञान और विज्ञान में डिफरेंस आपको मालूम हो गया। अब विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई किससे हुई है इसके बारे में जान लेते हैं। साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक नहीं, लैटिन वर्ड से हुई है। जो लैटिन वर्ड था साइंसिया। क्या था? साइंसिया। साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, यानी टू नो। इंग्लिश में बोलते हैं टू नो, हिंदी में बोलेंगे जानना, जिसका अर्थ है जानना। यानी कि हमें कोई नई चीज़, एक ज्ञान प्राप्त हो जाए, एक नई चीज़ जानने के इच्छुक हो जाए, जिसी को क्या बोलते हैं, एक नया नॉलेज अगर हमें मिल जाए, वो नॉलेज कैसा हो? सुव्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, उसे क्या बोलते हैं? विज्ञान। ठीक है, तो आपने समझा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी विज्ञान है, जबकि ज्ञान क्या है? फीलिंग्स ऑफ रियलिटी विज्ञान है, सॉरी ज्ञान है। ठीक है, विज्ञान क्या है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी, जबकि ज्ञान क्या है? फीलिंग्स ऑफ रियलिटी। यानी कि सत्य का अनुभव होना क्या है? ज्ञान है। ठीक है, जबकि विज्ञान क्या है? सत्य का खोज या सत्य की जो खोज है वो क्या है? विज्ञान है। विज्ञान के दो पार्ट्स हैं, ऊपर देख लीजिएगा थोड़ा सा। विज्ञान को दो पार्ट्स में लगभग आप बांट सकते हैं। पहला एक रियल साइंस, दूसरा सेडो साइंस। दोनों में अंतर क्या है? रियल साइंस यानी सत्य विज्ञान, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं। सेडो साइंस क्या है? जिसमें आप सोशल साइंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सोशल साइंस पढ़ते हैं। रियल साइंस थ्योरी पे बेस है, ठीक है, जबकि सेडो साइंस ये अवधारणा पे बेस है। किस पे बेस है ये? अवधारणा पर। ये तो हो गया विज्ञान के बारे में। चलिए बच्चा एक नेक्स्ट बात करते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? जैसा कि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं।
तो आप समझ में आ रहा है कि जो फिजिक्स की जो डेफिनेशन है, ये फिजिक्स शब्द जो है फिजिकल से ड्राइव हुआ है, इसलिए फिजिक्स किससे कहेंगे? फिजिकल वर्ल्ड का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ, किसका स्टडी करें? अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करें या भौतिक जगत का अध्ययन करें, जिसे क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। ग्रीक शब्द से हुई है। ग्रीक शब्द एक है फुसिस, फुसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचुरल। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल। इसीलिए फिजिक्स को क्या बोलते हैं? फिजिक्स को नेचुरल साइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स किसे कहते हैं? क्योंकि फिजिकल वर्ड आप चैप्टर भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको उसी से समझा दे रहा हूँ कि जो फिजिकल वर्ड की स्टडी होती है, यानी स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ड इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स किसे कहते हैं? भौतिक जगत का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। यानी कि हमारे जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में होने वाली डिफरेंट या विभिन्न प्रकार की जो भी घटनाएं हैं, यानी फिनोमेना है, फिनोमेना, यूनिवर्स में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन, ठीक है, विभिन्न घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के कार्यक्षेत्र। फिजिक्स के कार्यक्षेत्र, दो कार्यक्षेत्र हैं, एक आपका है मैक्रोस्कोपिक, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक। अभी फिलहाल बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक की। तो मैक्रोस्कोपी में क्या करते हैं? हम बड़े बड़े पिंडों की बात करते हैं। पिंड हो गए जैसे, है ना, बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट हो गए जैसे मिरर हो गया, है ना, तो इन सब का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और माइक्रोस्कोपी में सूक्ष्म कण यानी स्मॉल पार्टिकल्स का अध्ययन करेंगे। स्मॉल पार्टिकल का अध्ययन करेंगे। जो आपका मैक्रोस्कोपिक होता है, ये होती है क्लासिकल फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स है ये? क्लासिकल फिजिक्स है। जबकि माइक्रोस्कोपिक मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स है। मैक्रोस्कोपिक का जो आपका चैप्टर जो इसमें पढ़ने हैं आपको, उसमें एक हो गया मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स, तीसरा इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, चौथा ऑप्टिक्स। ठीक है, जिसमें से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स ये आपको इंटर में पढ़ने को मिलेगा, जबकि मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ये आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स ये 12th में पढ़ेंगे आप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोपिक क्या है। माइक्रोस्कोपिक्स का जो सिलेबस रहेगा वो सूक्ष्म पार्टिकल के लिए है ना, किसके लिए? स्मॉल पार्टिकल्स के लिए है, या स्मॉल पार्टिकल्स का अध्ययन करते हैं, है ना। इसमें बात कर लेते हैं, बात करेंगे हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, है ना, फिर नेचर ऑफ प्रोटॉन की, इसी में हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की, इसी में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर।
सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक। रेडियो एक्टिविटी सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण मैं बता देता हूँ। जैसा कि आपके घरों में एक एलईडी बल्ब लगा होता है, ठीक है, क्या लगा होता है, एलईडी बल्ब होता है, एलईडी बल्ब होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड जो लगा होता है, एलईडी बल्ब होते हैं, ये सब सेमीकंडक्टर के उदाहरण है, इसी से मिलकर बना हुआ है। तो ये सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र है, माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट फील्ड है। आपके जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड थे वो भी बता दिए आपको, ठीक है। तो ये इसमें जो ये सिलेबस आपका दिख रहा है ये बहुत ही रेयर सिलेबस है, ये रेयर सिलेबस है, ये रेयर सिलेबस है। और आपको केवल 12th में एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, क्या है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, डीपली नहीं पढ़ने को मिलेगा, रेयर होता है, इसलिए केवल आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है 12th में, उसी को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। कुछ भौतिकवेत्ता हैं और उनके देश भी हैं, है ना, और उनके कुछ अन्वेषण कार्य हैं, ठीक है, इनोवेशन वर्क हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपके सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इनका देश इंग्लैंड था, और इन्होंने गति के नियम, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण का नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, इनका देश इंग्लैंड है। हमारे एक महान भौतिकवेत्ता थे एडिशन, देश अमेरिका, खोज वैद्युत बल्ब, ग्राहम बेल, देश अमेरिका, खोज टेलीफोन की, रॉबर्ट बॉयल इंग्लैंड के थे, बॉयल का नियम दिया था। कैवेंडिश एक वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के थे, इन्होंने जी के मान का प्रायोगिक निर्धारण किया था। मार्कोनी इटली के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बेतार संदेश का अन्वेषण कार्य किया था। डेनियल बर्नौली नीदरलैंड के थे, बर्नौली की प्रमेय दी थी। बात कर लेते हैं अगले भौतिकवेत्ता की, तो हेडेन इक्वावा जापान के थे, नाभिकीय बलों का सिद्धांत पे इन्होंने वर्क किया था। जे थॉमसन इंग्लैंड के थे, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। के रंजन जर्मनी के थे, एक्स किरणों की खोज की थी। सर सीवी रमन जो एक भारत के थे, प्रकाश प्रकीर्णन संबंधी खोज की थी या रमन प्रभाव दिया था। जे बार्डिन अमेरिका के थे, ट्रांजिस्टर की खोज की थी। गैलीलियो गैलीली इटली के थे, जड़त्व का नियम दिया था। इधर लास्ट बात कर लेते हैं सत्येंद्र नाथ बोस की, जो भारत के भौतिकवेत्ता थे। इन्होंने क्वांटम सांख्यिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये हमारे कुछ भौतिकवेत्ता थे जिनके देश भी आपको बताए गए और उनके इनोवेशन वर्क भी बताए गए, ठीक है। तो इनको भी आपको थोड़ा सा लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, प्रकृति में मूल भौतिकी बल, यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले मूल भौतिकी बल, यानी कितने बल जो है प्रकृति में मूल रूप से पाए जाते हैं। तो या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, ठीक है, प्रकृति में मूल रूप से पाए जाने वाले बल। ये जो आपको क्रम दिख रहा है, ये इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है, यानी कि सबसे वीक ये, उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, फिर उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, फिर उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है इसकी बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये किन के बीच कार्य करता है यानी एक्ट करता है। इट्स एक्ट बिटवीन टू मासेस, टू मासेस, दो द्रव्यमानों के बीच काम करेगा ये, किसके, दो द्रव्यमानों के बीच, ये दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करेगा। दुर्बल नाभिकीय बल, ये न्यूट्रिनो
नाम सुना होगा। न्यूट्रिनो के बीच कार्य करता है, जिसमें बीटा डीके होता है। बीटा डीके में क्या होता है, एक तो बीटा पॉजिटिव होगा या तो बीटा नेगेटिव होगा, यानी कि एक न्यूट्रिनो होगा या एंटी न्यूट्रिनो जिसमें बनते हैं, एंटी न्यूट्रिनो बनते हैं जिसमें। ठीक है, चलो एक एक की बात कर लेते हैं। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की पूरी बात कर लेते हैं ना, फुल डिटेल इसी की बात करते हैं। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये एक्ट बिटवीन टू मासेस होता है, यानी दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। और ये लॉन्ग रेंज के होते हैं, यानी लंबी परास के हैं ये, इनकी जो रेंज है वो लॉन्ग रेंज है, यानी इनफाइनाइट है। ठीक है, जबकि दुर्बल नाभ की बल इसकी जो रेंज है वो शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज है, बड़ा ही रेयर पाया जाता है ये। ठीक है, ये प्रकृति में रेयर पाया जाता है, यानी बहुत ही कम पाया जाता है। कभी कभार जब बीटा डीके हो गया, अल्फा बीटा गामा सुना होगा आपने, है ना। अल्फा बीटा कण है जबकि गामा किरण है ना। तो बीटा डीके जब होता है तो उसी में ये दुर्बल नाभिकीय बल वहीं पे पाया जाता है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं इसके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे, ये लॉन्ग रेंज के लिए है, दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी नो मीडियम रिक्वायरमेंट, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसकी बात कर लें तो ये शॉर्ट रेंज के होते हैं और न्यूट्रिनो के बीच लगते हैं जब बीटा डीके होता है। विद्युत चुंबकीय बल की बात कर लें तो ये कार्य करते हैं दो आवेशों के बीच, टू चार्ज। ठीक है, दो आवेशों के बीच, जैसे Q1 एंड Q2 दो आवेश हैं तो वहाँ पे कार्य करेगा। इसकी जो रेंज होती है वो लॉन्ग रेंज होती है। इसमें भी किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। प्रबल नाभिकीय बल की बात कर लेते हैं, क्योंकि नाभिक की बात कर रहा है इसलिए आपने न्यूक्लियस सुना होगा। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, ये आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो प्रबल नाभिकीय बल कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के मध्य पाया जाता है। ये भी क्योंकि न्यूक्लियस छोटा होता है इसलिए ये भी क्या है, शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज है। दूसरी बात, ये कैसा बल कैसा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, प्रबल बल है ना। अब एक बात और कर लेते हैं यहीं पे कि अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, इन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करने चाहिए, है ना, रिपल करने चाहिए, प्रतिकर्षित करने चाहिए, लेकिन नहीं करता है। क्यों, क्योंकि जो ये फोर्स होगा, यानी विद्युत चुंबकीय बल जो इसके बीच लगेगा वो क्या होगा, वो भैया कम होगा, किसकी तुलना में, प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में कम होगा। ठीक है, यानी प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में जो भी इनके बीच जो बल लग रहे होंगे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, वो बहुत ही कम होगा। इसी कारण जो न्यूक्लियस होता है यानी नाभिक होता है वो स्टेबल होता है। नाभिक क्या होता है, स्टेबल होता है, यही कारण है स्टेबिलिटी का। ठीक है, नेक्स्ट इसी पे बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि नाभिक में, और हाँ एक चीज़ और बता दें आपको कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर होते हैं, है ना, नाभिक के बाहर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक के बाहर होते हैं। अब फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, ये भी पढ़ेंगे फिजिक्स में कि अगर कोई मान लीजिए कि अगर ये कोई नाभिक है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन है तो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना, अट्रैक्ट करेंगे।
तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरना चाहिए? नाभिक में। और क्या होना चाहिए? नाभिक क्या हो जाना चाहिए? नष्ट होना चाहिए, यानी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यह आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे जो 12th में है, ठीक है। तो आपने समझा इस टॉपिक में ग्रेविटेशनल फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, चारों को जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ये दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। ये लॉन्ग रेंज के लिए होते हैं, यानी इनफिनाइट तक। इनके लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल क्या होते हैं? दुर्बल नाभिकीय बल न्यूट्रिनो के बीच कार्य करते हैं। जो न्यूट्रिनो होते हैं वो बीटा डिके के कारण उत्पन्न होते हैं। ये जो दुर्बल नाभिकीय बल है ये प्रकृति में रेयर रूप से बहुत ही कम पाया जाता है और ये शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं। विद्युत चुंबकीय बल ये दो आवेशों के बीच कार्य करते हैं, ये लॉन्ग रेंज के लिए होते हैं। इनके लिए भी कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं। क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं। अब इनकी तुलना कर लेते हैं थोड़ी सी। तुलना में अगर हम बात करें तो मान लीजिए अगर प्रबल नाभिकीय बल 1 न्यूटन है तो विद्युत चुंबकीय बल 10⁻⁻² न्यूटन होगा। और जो दुर्बल नाभिकीय बल है तो ये 10⁻⁻13 लगभग होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻⁻39 या 38 के समथिंग होगा। क्लियर है? ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा हूँ मैं, ये लगभग इनकी तुलना बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, भौतिक नियमों की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ फिजिकल लॉस। नेचर ऑफ फिजिकल लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे तो जितने भी संरक्षण नियम हैं, जितने भी संरक्षण नियम हैं, सभी संरक्षण नियम का एक सिद्धांत है। सिद्धांत ये है कि इनके दो रूप होंगे। कितने रूप होंगे? इनके टू फॉर्म्स होंगे। टू फॉर्म्स होंगे यानी दो रूप होंगे। और क्या हो रहा होगा? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहे होंगे, या तो फिर नियत होंगे, ठीक है। जैसे विद्युत आवेश संरक्षण नियम की बात कर लेते हैं। आवेश को क्यों से बनाते हैं ना, तो इसका नियम क्या कहता है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम भी क्या कहता है? ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे भी केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम की बात कर रहे थे, इसके लिए एक आइंस्टाइन का इक्वेशन है, E = mc², ठीक है। नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिख दे रहा है E = mc²। कहने का मतलब अगर कोई भी मैटर है उसमें जितना भी द्रव्यमान आपका क्या होगा? नष्ट होगा, तो उतनी ही एनर्जी आपको क्या होगी? प्राप्त होगी। यानी एनर्जी क्या है? द्रव्यमान का रूप है या द्रव्यमान ऊर्जा का ही रूप है, ठीक है। ये नियम ये बताता है। दूसरे नियम की बात कर लेते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इससे पहले मैं बात करूंगा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। मान लीजिए नेचर में कोई नेचर है और एक सिस्टम है, और सिस्टम कैसा है? वो भी बंद है, यानी क्लोज्ड है, ठीक है। सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड है। तो इस पर अगर कोई बाह्य बल लग रहा है, यानी F एक्सटर्नल लग रहा है, अगर ना लग रहा हो, यानी F एक्सटर्नल 0 हो, तो जो संवेग है, रेखीय संवेग है, वो क्या होगा? रेखीय संवेग क्या होगा? नियत होगा, यानी P कांस्टेंट होगा। यही क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या क्या कहता है? मान लीजिए कोई निकाय है, निकाय के अक्ष पर यानी एक्सिस पर
कोई बाह्य बल आघूर्ण यानी टाउ एक्सटर्नल यानी कोई बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो, इसके अक्ष पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो कोणीय संवेग नियत होता है। ठीक है, तो कोणीय संवेग क्या होगा, ये भी नियत होगा। इसे क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो बच्चा आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।